हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपसे मस्त और पढ़ाई भी बहुत ही मस्त तरीके से करें। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। दोस्तों आप लोग जो सब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हो या फिर बोर्ड एग्जाम जो देने वाले हो उसमें ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। जितने सारे एनसीईआरटी के सवाल आप लोग जानते हैं किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भी सवाल इस सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी जो भी आप लोग का है सिलेबस में सभी का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, और सिर्फ देखेंगे नहीं उसको समझेंगे भी। मतलब अब तक हो सकता है कि हिस्ट्री बहुत किसी को बोरिंग लगता होगा, लेकिन आज ये वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों हिस्ट्री का आंसर लिखना रट के लिखा नहीं जाता, क्योंकि बड़े बड़े आंसर होते हैं, आपको समझ लेना पड़ता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका जवाब क्या होगा, और आप लोग खुद अपनी भाषा में उसको लिख सकते हो। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं और शानदार तरीके से इसका सभी का एक्सप्लेनेशन करते हैं। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हमें मोटिवेशन मिले और आप लोग और अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है क्या, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, अध्याय 3 है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 और एनसीईआरटी का संपूर्ण प्रश्न उत्तर। जितने सारे क्वेश्चन है सभी का उत्तर एक्सप्लेनेशन, अब रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग यहां पर देख सकते हो स्क्रीन में, क्या है कि 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुने। देखिए कोई भी आंसर समझने से पहले आपको उसका क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है। देखिए 17वीं शताब्दी से पहले क्या बोल रहा है, जो आदान प्रदान होता था, मतलब किस देश से क्या जाता था, किस देश में क्या आता था, जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, उस पर उदाहरण देके समझाने बोला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज आदान प्रदान होता और क्या नहीं होता था। तो देखिए 17वीं शताब्दी से पहले, 17वीं सदी से पहले एशिया और अमेरिका में होने वाले आदान प्रदान निम्न थे। क्योंकि एशिया और अमेरिका को उदाहरण बोला है दो, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, सिल्क मार्ग के रास्ते चीन से रेशम व भारत से मसालों का पश्चिमी देशों में निर्यात किया जाता था। मतलब दोस्तों ये जो सिल्क मार्ग है एक तरह का रास्ता है, आप लोग जाते हैं ना अपने कहीं भी घूमने या कहीं भी, तो वो रास्ता होता होगा। तो सिल्क मार्ग दोस्तों एक ऐसा रास्ता था जिसमें विभिन्न देशों को एक दूसरे से जोड़ता था, महादेशों को एक दूसरे से जोड़ता था। ठीक है, तो उसी मार्ग का नाम यहाँ पर सिल्क मार्ग रखा गया है कि रास्ते से। और सिल्क मार्ग के रास्ते से क्या, चीन से रेशम, चीन से क्या लेता था, रेशम, और भारत से दोस्तों मसालों का निर्यात, यानी कि हमारे देश से मसाले दूसरे देशों में जाते थे। कौन देशों में, पश्चिमी देशों में जाते थे। मतलब अमेरिका में, यहाँ इन पश्चिमी देश में जितना थे वहां पर जाते थे। और पश्चिमी देशों से सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं चीन तथा भारत पहुंचती थी। और पश्चिमी देशों से हम लोग देश में क्या आता था कि सोना चांदी कीमती धातु जो है हमारे देश में पहुंचती थी वापस। मतलब हमारे देश में क्या, हमारे देश से क्या जाता था, मसाला, चीन से क्या जाता था, रेशम, और वापस क्या आता था, विभिन्न प्रकार की जो कीमती धातुएं थी सोना चांदी के। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के बारे में क्या है कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि जो खाद्य पदार्थ है मेन, ठीक है, वो अमेरिका में पैदा होते थे पहले ये सारी चीज, और वहीं से इनका निर्यात विश्व के विभिन्न भागों में होता था। अभी तो आलू हम लोग देश में होता था, लेकिन पहले, ठीक है, बहुत पहले तो क्या होता था, वो 16वीं शताब्दी जो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, 17वीं शताब्दी के पहले आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर ये सारे अमेरिका में उत्पादन होते थे इनका, और वहां से हमारे देश में आते थे, आयात होता था हमारे देशों में। नेक्स्ट दोस्तों क्या कि बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। मतलब क्या बोल रहा है कि पूर्व आधुनिक मतलब जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी आया उससे पहले, और अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है ना, तो पूर्व आधुनिक मतलब आधुनिकता से पहले जो विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों, मतलब जो बीमारी फैलाता है बताएंगे कौन सा, ठीक है, उसका जो प्रसार हुआ, फैला हुआ बीमारी का, जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना का हो गया था, उसी प्रकार तो उसने अमेरिका को किस प्रकार मतलब लॉस पहुंचाया था। और जो उपनिवेशीकरण मतलब जो बाहर से, जैसे उपनिवेश मतलब होता है जो बाहर से हमारे देश पर आकर राज करने लगता है, ठीक है, या निवेश करने लगता है, यहाँ व्यापार करने लगता है, उसको उपनिवेश बोला जाता है। तो किस प्रकार उनको मदद मिला, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया 16वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुई। कब हुई थी, 16वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुई थी। उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया मतलब क्या, बाहरी देशों से अमेरिका में लोग आने शुरू हो गए थे और वहां पर अपना व्यापार शुरू कर दिया था। और यह काम कौन करता था, यह काम किया था, यह काम पुर्तगाली तथा स्पेनिश सेनाओं ने शुरू किया। यह काम क्या, स्पेनिश और जो पुर्तगाली सेना है उन्होंने शुरू किया। इस काम के लिए उन्होंने जैविक हथियारों जैसे चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया। समझ रहे हो अब क्या, अब सोच लीजिए बाहर से कोई देश आता है, मतलब देश के कुछ सैनिक आते हैं हमारे देश में,
ठीक है, जो भी आम नागरिक बनकर चाहे जो भी हो। अब हमारे देश में आकर क्या जैविक हथियार, जैसे चीन, आप देखिए चीन ने जो कोरोना का प्रसार कर दिया, विभिन्न पूरा दुनिया को तहस नहस कर दिया और खुद आराम से नींद सो रहा था, उसी प्रकार उसी को कहा जाता है जैविक हथियार, जो कीटाणु विषाणु वायरस जो फैलाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों इस काम को करने के लिए उन्होंने क्या, जो पुर्तगाली और स्पेनिश सेना ने क्या किया, जैविक हथियार जैसे चेचक के कीटाणु का प्रयोग किया और अपने साथ क्या ले गए, चेचक के कीटाणु ले गए। ये कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचे थे और ये कीटाणु क्या स्पेनिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचे थे, कहां, अमेरिका। इन कीटाणुओं ने यूरोपीय सेनाओं के लिए एक बहुत ही घातक हथियार का काम किया और यूरोपीय सेनाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही घातक हथियार का काम किया। अमेरिका के लोग सदियों से बाहरी संसार से अलग थलग रहे थे, मतलब दोस्तों अमेरिका की खोज तो बाद में हुई थी, तो बाद में ये लोग बाहरी दुनिया के बारे में उतना पता नहीं था इनको। ठीक है, सदियों से अलग रहे थे। उनमें चेचक तथा ऐसी अन्य बीमारियों से बचाव की क्षमता नहीं थी, अथवा चेचक का आसानी से शिकार हो गए। मतलब कि आप सोचिए जैसे कोरोना ही धीरे धीरे सबका एंटीबॉडी बनने लगा, सभी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनने लगी, अब वो कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अमेरिका क्या था, कभी उस बीमारी से मतलब क्या जानकारी नहीं था उसको कुछ, उसके शरीर उसको पहले उसके शरीर को कुछ पता ही नहीं था उस प्रकार, तो वो प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर में नहीं थी उस बीमारी से, चेचक का जो बीमारी था, तो इसलिए वो सभी बीमारी से ग्रस्त हो गए। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जिस प्रकार आप लोग कोरोना का देखे किस प्रकार प्रसार हुआ, बिल्कुल उसी प्रकार दोस्तों वहाँ पर चेचक फैल गया था। और ये काम कौन किया था, पुर्तगाली और स्पेनिश सैनिक बड़ा चालाक था। वो लोग क्या करता था अपने साथ, मतलब कोई गोली बारूद नहीं, चुपचाप कीटाणु ले जाए वहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, और उन कीटाणुओं जो कीटाणुओं से क्या हो गया, मतलब विषाणु ले गया था जो चेचक नामक जो कीटाणु है, तो उसको ले जाकर वहाँ छोड़ दिया और अमेरिका के लोगों को वहाँ चेचक उसमें फैल गया। ठीक है, और एक बार संक्रमण शुरू हुआ तो पूरे महाद्वीप में फैल गई। इसने पूरे स्थानीय अमेरिका समुदायों का सफाया कर दिया। दूसरी ओर स्पेनिश सैनिकों के पास चेचक के बचाव के पूरे साधन थे। भैया आप अगर चेचक के निर्माता हो तो आपके पास तो रहेगा ही वो, जैसे चीन ने इसका निर्माण किया तो चीन में तो दोस्तों इसका है ही दवाई, वो बता नहीं रहा दुनिया को, पूरा दुनिया को तहस नहस कर दिया, दुनिया का आर्थिक स्थिति कमजोर कर दिया और वो खुद अपने सिर चढ़कर उसका आर्थिक स्थिति बोल रहा है। उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी था और जो स्पेनिश सैनिक थे उनके शरीर में क्या था, इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थे कि उसको पहले से झेल रहे थे। अतः वे आसानी से आगे बढ़ते गए और उन्हें महाद्वीप के विशाल भूभागों पर अपना अधिकार कर लिया। मतलब ना कोई गोली ना कोई बारूद, बोला ना कोई गोली चलेगा ना कोई बारूद चलेगा, बस कीटाणु चलेगा और सब कोई मरेगा। वही वाला बात था अमेरिका में हो गया था। और यहाँ पर स्पेनिश सैनिकों को, पुर्तगाली सैनिकों को बहुत अच्छा मौका मिला क्योंकि अमेरिका उधर बीमारी से ग्रस्त होकर जूझ रहा था और इधर अपना जगह हड़प रहा था। कौन, पुर्तगाल और स्पेनिश। इससे स्पष्ट है कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार में उपनिवेशकारों की विजय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और दोस्तों ये अगर नहीं हो पाता तो शायद ही अमेरिका से जीत पाता और ये चेचक के कारण वहाँ पर दोस्तों अपना जो स्थापत्य आधिपत्य जमा लिया था। नेक्स्ट देखिए क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिख दे। मैं समझा दे रहा हूँ, रटना नहीं है दोस्त, आप रट लोगे, आंसर सभी जगह मिल जाएगा आपको, आंसर हर जगह भी मिल जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। टाइम इतना वीडियो भले थोड़ा बड़ा बने, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आप लोग इसके बारे में एग्जाम में कुछ भी पूछे। देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, ये जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से मैक्सिमम सवाल आते हैं, बट उसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है, बट आप समझिएगा तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। क्या है कि कॉर्न लॉ के, यहाँ पर कुछ टिप्पणी लिखने बोला है हर एक पर, कुछ चलिए कितना सारे हैं उस पर टिप्पणी लिख देते हैं। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो कॉर्न लॉ दोस्तों आप लोग जानते हैं कॉर्न मतलब होता है मकई, तो ये जो लॉ था आप लोग पता है कॉर्न लॉ क्या था। कॉर्न लॉ मतलब दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर विदेशों से मक्का जो निर्यात आयात होता था उस पर रोक लगा दिया था। ठीक है, जिसके कारण अब देखिए मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं कि हमारे देश में जो भी दूसरे देशों से सामान आता है उस पर अगर रोक लगा दे तो क्या होगा, हमारे देश में वो चीज़ कमी हो जाएगा। मान लीजिए टमाटर की हम बात लेते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से जो भी आता है हम लोग का, आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं रही, पाकिस्तान से प्याज शायद आता है या टमाटर, ठीक है जो भी आता है, चलिए तो वहाँ से अगर कोई एक चीज़ रोक दे तो अब क्या हमारे देश में उस चीज़ की कीमत बढ़ने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर तो शॉर्ट होने लगेगा ना। तो वही चीज़ हुआ था ब्रिटिश में कि उन्होंने विदेशों से जो आता था उसके देश में जो मकई या फिर दूसरे खाद्यान्न सामान उन पर रोक लगा दिया गया था, जिसके कारण उसके देश में जो भाव था वो आसमान सर चढ़कर उस बोलने लगी थी उसका भाव, तो जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने बाद में इसे समाप्त भी कर दिया था। वही चीज़ बोला कि जब समाप्त कर दिया तो उससे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थे। दोस्तों जब कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया गया तो विदेश के लोग भी क्या अमेरिका यहाँ पर जाकर वहाँ पर सामान बेच सकते थे। ठीक है,
कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार के पास वहाँ पर जो ब्रिटेन में वहाँ पर भी सामान जाके बेच सकते थे और बहुत कम कीमत पर दोस्तों वहाँ पर खाना मिलने लगा, मतलब खाद्य पदार्थ मिलने लगा, और जिसके कारण दोस्तों ब्रिटेन में पैदा होने वाली खाद्य पदार्थों का दाम गिर गया था और ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते। अब देखिए विदेशों में मान लीजिए हमारे देश में, अब मान लीजिए हमारे देश के किसान यहाँ पर आलू उगा रहे हैं और बेच रहे हैं 10 रुपया किलो। अब विदेश से आलू आने लगा और बेचने लगा 5 रुपया किलो, तो कोई देश के हम लोग किसान से खरीदेगा नहीं, वो लोग मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो वही वाला बात वहाँ हो गया था, ठीक है। विदेशों से सामान आने लगा था वहाँ पर कम कीमत में, तो वहाँ पर जो देश के जो किसान थे वो वहाँ पर क्या देखिए वहाँ उसका हालत बिगड़ने लगा था, क्योंकि आयातित माल जो माल आता था उसका मुकाबला नहीं कर सकते उस कीमत का, जिसके कारण विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। भैया जब किसी को लाभ ही नहीं होगा, आप खेती करोगे ऊपर से आपको सड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपका जो लगा रहे हैं उसका दाम भी नहीं उठेगा, तो क्यों करोगे आप खेती। तो इस कारण क्या हुआ, गाँव से उठकर लोग या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थ की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। अब आपको सस्ता में कोई मिलेगा चीज़ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगे, अरे भाई सस्ता में चलो खा लेते हैं, वही वाला चीज़ हो गया था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना, देखिए रिंडरपेस्ट दोस्तों एक बीमारी है जो कि पशु रोग है, ठीक है, पशुओं में फैलता है बिल्कुल प्लेग की तरह, वही लिखे हैं देखिए यहाँ पर। रिंडरपेस्ट एक भयंकर पशु रोग था होगा, ठीक है, पशु रोग था जो, यहाँ पर थी को काट दीजिए, जो प्लेग की तरह तेजी से फैलने वाली और विनाशकारी बीमारी थी, ठीक है। रिंडरपेस्ट एक भयंकर पशु रोग था जो प्लेग की तरह तेजी से फैल रहा था बीमारी, और इसके प्रभाव क्या क्या हुए तो देखिए रिंडरपेस्ट जंगल की आग की तरह फैलने लगा। कितना तेजी से, जंगल की आग कैसे तेजी से फैलता है, उसी प्रकार दोस्तों वहां पर जंगल की आग की तरफ फैलने लगा था अफ्रीका में ये रिंडरपेस्ट, ठीक है। और क्या 90% मवेशी मारे गए थे, 90% जो पशु थे लगभग मारे गए थे। मवेशियों के नुकसान ने अफ्रीकी आजीविका को नष्ट कर दिया। पहले लोग शायद ही कभी मजदूरी के लिए काम करते थे, उनके पास भूमि और पशुधन थे। रिंडरपेस्ट के कारण उनकी मजदूरी के लिए काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया और इसीलिए इसने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। दोस्तों जब उसके सारे पशु मर गए हैं तो अब वो क्या चीज़ को, किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगा, किसको बेचकर, किसको खा, तो वो लोग क्या करें, काम करने को मजबूर हो गए, ठीक है। और औपनिवेशिक सरकार ने अफ्रीकी लोगों को कम वेतन पर, यहाँ पर काम नहीं कम वेतन पर, ठीक है, कम वेतन पर काम कराने लगे और उनके देश में बचे और उनके पास, कहाँ से देश हो गया, ठीक है, और उनके पास बचे पशुओं पर भी कब्जा कर लिया और जो उनके पास बचा हुआ पशु था उन पर भी कब्जा कर लिया यहाँ पर औपनिवेशिक सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। तो देखिए क्या है, प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। जो विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके कारण यूरोप में जो कामकाजी उम्र के पुरुष थे उनकी मौत हो गई। उस पर क्या प्रभाव पड़ा देखिए। प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। इसमें हजारों सैनिक तथा आम नागरिक मारे गए या घायल हो गए थे। मारे गए लोगों में अधिकतर कामकाजी उम्र के पुरुष थे, मतलब जो काम काज करते थे, ठीक है, यंग एज के जो लोग थे, जिनके कारण यूरोप में कामकाज करने वाले लोगों की भारी कमी आ गई। वहाँ पर अब देखिए विश्व युद्ध के कारण वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो जो वहाँ पर कामकाज करने वाले लोग थे भारी कमी आई। परिवार के कामकाजी सदस्य कम हो जाने से परिवारों की आय कम हो गई और औरतों को भी वे काम करने पड़े जो केवल पुरुष ही करते थे। अब सोचिए किसी परिवार में पुरुष ही नहीं है तो कौन कमाएगा, कमा कर लाएगा कि खाएगा। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर औरतों को काम के लिए निकलना पड़ा और उन औरतों को भी वो सारे काम करने पड़े जो पुरुष किया करते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव लिखिए। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से देख लीजिए कि महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए। मतलब कितना समझ रहे, अर्थव्यवस्था डाउन हो गया था, लगभग आधा हो गया था यहाँ पर आयात और निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत में कीमतें गिर गई। इस अवधि में गेहूं की कीमतें भारत में 50% तक गिर गई थी और इस प्रकार दोस्तों महामंदी आई थी कि गेहूं खरीदने वाला नहीं था, इसलिए गेहूं का दाम समझ गए गिर गया था बहुत ज़्यादा, 50% तक। अब मान लीजिए 24 रुपये, अभी सोचिए ऐसा हो जाए कि अभी 24 रुपये किलो आटा बिक रहा है, 12 रुपये किलो कल से मिलने लगे तो फिर क्या हो जाएगा। उसी प्रकार हो गया था। महामंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ा था। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिला था। दोस्तों कृषि उत्पाद जो आप सब्जी उत्पादन कर रहे थे, जो कृषि उत्पादन हो रहा था, उनका दाम गिर गया था, पर यहाँ पर उनके करों में जो कर लेते थे वहाँ पर जमींदार, उसमें कोई राहत नहीं मिला था, कोई छूट नहीं मिला था। उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ गई, उन्हें अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ी। और दोस्तों इस कारण कर न घटाने के कारण उनके पास जितने मतलब फसल हुए थे उनको बेचकर भी उतना पैसा नहीं मिला कि वो मतलब अपना जो कर्ज है वो लौटा दे, तो जिस कारण वो ऋणी हो गए थे, ठीक है। और इस ऋण से उन्हें कोई राहत नहीं मिला था, उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ गई, उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी या गिरवी रखनी पड़ी थी। लोगों को सोना और चांदी जैसी अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। भारतीय पटसन उत्पादन व्यापक रूप से प्रभावित हुए थे। भारत में जो पटसन का उत्पादन था वो भी व्यापक रूप से प्रभावित हुआ था। हालांकि महामंदी का प्रभाव शहरी जीवन पर ज़्यादा नहीं पड़ा।
जिनकी आय निश्चित थी, जैसे जमींदार जिन्हें जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिल जाता था, उन्हें इस महामंदी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जमींदार को मान लीजिए फसल हो चाहे नहीं हो, महीना का पैसा आ रहा है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा यार, तो वही वाला चीज हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। जो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी था, उन्होंने क्या किया, अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला ले लिया। क्यों लिया, तो देखिए चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश शुरू कर दिया। मतलब चीन में क्या था कि वहां पर वेतन कम था, मतलब मजदूर कम दाम पर मिल जा रहे थे। अब आप मान लीजिए यहाँ पर 10,000 में आपको झारखंड में मजदूर मिल जाए और दिल्ली में आपको 2,000 मजदूर मिल जाए, तो आप कहाँ पे बिजनेस करोगे, दिल्ली में जाके। क्योंकि ऐसे हालांकि उल्टा है, मैं दिल्ली में ज़्यादा महंगा, लेकिन एक उदाहरण में बोल रहा हूँ। तो उसी प्रकार दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहाँ उत्पादन के लिए चीन को चुना, क्योंकि वहाँ वेतन कम था और फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश शुरू कर दिया। यहां पर नए उद्योगों की स्थापना हुई, रोजगार के अवसर बढ़े और लोगों को आधुनिक जरूरत की वस्तुएं जैसे टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और खिलौने आदि तुलनात्मक रूप से कम मूल्यों में प्राप्त होने लगे थे। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो वेतन था मजदूरों का वो काफ़ी कम था, इसलिए सस्ता में सामान मिलने लगा, उपलब्ध होने लगा। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रभावों पर भी असर पड़ा। तो यह है दोस्तों, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वेतन कम था तो वहाँ पर जाकर विनिवेश करने लगे। इसी प्रकार दोस्तों वहाँ पर उनका सामान एशियाई देशों में स्थानांतरित होने लगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। देखिए खाद्य उपलब्धता क्या है। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव दर्शाने के लिए 2 उदाहरण निम्नलिखित है। क्या है, देखिए यातायात और परिवहन साधनों में काफ़ी सुधार किया गया था, तेज से चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और बोगियों का भार को भी कम किया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर ही आसानी से पहुंचाया जा सके। ये हो गया पहला। ठीक है, क्या करता था कि रेलगाड़ियां बनाई गई और काफ़ी तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और ऐसी बनाई गई कि वो दूर दराज इलाकों तक जा सके और वहाँ पर से सामान ला सके। अगला पॉइंट है 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। मतलब क्या, 1870 के दशक तक दोस्तों अमेरिका से जो यूरोप आता था उसमें मांस का निर्यात नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त तक मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीक नहीं था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई और पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई। मतलब पानी के जहाज में दोस्तों यहाँ पर फ्रीज लगा दिया गया, रेफ्रिजरेटर लगा दिया गया, रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था की गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ें भी लंबी यात्रा पर ले जा सके। अब फ्रीज में दोस्तों रख दोगे सामान बहुत दिन तक तो अच्छा रह जाएगा ना, तो उसी प्रकार का वहाँ पर कुछ सिस्टम बनाया गया था तब। अगला सवाल और अंतिम सवाल दोस्तों कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, देख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी यह सवाल पूछ दे, तो अच्छे से समझ लीजिए क्या है। देखिए ब्रेटन वुड्स है क्या। देखिए एक देशों का समूह है और जो का क्या है यहाँ पर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्र के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की एक चुनौती थी। क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए थे, हर देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया था, तो अर्थव्यवस्था को स्थिर प्रदान करना एक यहाँ पर चुनौती था। तो क्या किया, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्र के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की एक चुनौती थी। इस चुनौती के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के ध्यान सुनिए, अमेरिका में यह हुआ था न्यू हैम्पशर जगह का नाम है, ब्रेटन वुड्स भी जगह का नाम है। ब्रेटन वुड्स में दोस्तों यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। देखिए सदस्य देश जो उसमें थे ब्रेटन वुड्स में, उनका लाभ और घाटा जो हो रहा था, ठीक है, उससे समस्या जो उत्पन्न हो रहा था उसको निपटने के लिए ही ये ब्रेटन वुड्स की स्थापना की गई। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है, क्या बोला देखिए कि ये तो हो गया निपटने। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी कि जिसको विश्व बैंक भी बोलते हैं, गठन किया गया। इस कारण से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स का संतान या फिर जुड़वा संतान जो बोलिए, ट्विंस बोलिए तो भी चलेगा, कहा जाता है। इसी के आधार पर युद्धोत्तर मतलब क्या, युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब मेनली ये कुछ नहीं था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ दोस्तों, उसके बाद सभी देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, उसी को सुधारने के लिए यहाँ पर ब्रेटन वुड्स की स्थापना हुई, जहाँ पर बहुत सारे देश शामिल हुए, धीरे धीरे करके बहुत सारे देश में शामिल हुए थे ब्रेटन वुड्स में। ठीक है, तो इस प्रकार वो लोग अपना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, ये था आप लोग का टोटल सवाल NCERT का
जितने सारे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वो 4 नहीं, 15 नहीं, 5 होगा, ठीक है, 15 नंबर तो सवाल है ही नहीं है इसमें, ये 5 होगा। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलेंगे, और इस प्रकार के दोस्तों और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके वो भी बोलेंगे। मैं नेक्स्ट जल्द ही आप लोगों को इस टाइप का वीडियो ला दूंगा। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।